टिश्यूज फॉर्म करते हैं, जिससे कोशिका से हम कह सकते हैं ऊतक बनता है। सेल यानी कोशिका और टिश्यू यानी ऊतक, और वही सेल्स टिश्यूज जो हैं आगे जाके आपके बॉडी में मॉलिक्यूल्स और ऑर्गन्स बनाने का काम करते हैं। अब ये पूरा हमारा जो सेल रिजुविनेशन सिस्टम है, ये क्या कहता है कि हमारा बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है और उससे अलग अलग ऑर्गन बनते हैं और हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है, कार्य प्रणाली है। जैसे लीवर का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम, वैसे ही हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसका काम होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो हार्ट के फंक्शन को समझेंगे और क्यों कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज या फिर हम कहें कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको समझेंगे और उनको दूर करने में कैसे डेजॉय के प्रोडक्ट हेल्प कर सकते हैं उसको समझेंगे। सो अगर आपकी टीम के लीडर्स कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज के सेशन के अंदर वो है कि हमारा हार्ट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कह सकते हैं कि हार्ट अगर फंक्शन कर रहा है तो बॉडी फंक्शन कर रही है, और हार्ट अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो बॉडी फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हार्ट फंक्शन जो है वो है पंपिंग एंड सर्कुलेशन। जैसे मैंने बताया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है, यानी हमारे शरीर में खून का प्रवाह चलाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका हार्ट। यानी अब खून की अगर हम बात करें या कल के सेशन में जैसे हमने बात करी थी, ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन को पूरे भाग में शरीर में पहुंचाने का भी काम करता है। यानी आपके शरीर में आप सांस तो ले रहे हैं लंग्स से, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्रेन में कैसे जा रही है, वो ऑक्सीजन आपके पेट में कैसे जा रही है। तो आपके शरीर के अलग अलग भागों तक, हाथ तक, पैर तक, दिमाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। और आपके शरीर के अलग अलग भागों तक न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और जो भी न्यूट्रिशन है वो पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। और इस ब्लड को पूरे शरीर में घुमाने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हार्ट का फंक्शन क्या है। कहीं कोई बात आपको ऐसा लगे कि ये ऊपर से निकल गई या समझ में नहीं आई, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, तो आप उसी टाइम पर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन क्वेरी है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज आपका हार्ट करता है वो है पंपिंग एंड सर्कुलेशन, यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को आपके शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम जो है वो हार्ट करता है। साथ में आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल और आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी इंश्योर करने का काम जो है वो कौन करता है, आपका हार्ट करता है। ठीक है, और दूसरी चीज जैसा कि हमने बताया कि आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, आपके अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए भी खून जो है, ब्लड जो है वो वहां अलग अलग भागों तक पहुंचना जरूरी होता है। यानी कई बार हम सुनते हैं कि नस, कोई दिमाग की कोई नस दब गई है ना, उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पा रहा है, और कई बार पैरालिटिक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपके हार्ट फंक्शन से रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होता है, ऑक्सीजन फ्लो अच्छी होती है, तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है और आप एक्टिव फील करेंगे। लेकिन अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको नींद आएगी या आपको बहुत थकान थकान महसूस होगी, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है। तो आपका अगर हम बात करें, अगर हम अभी 100 टाइम्स अपनी जगह पर खड़े होकर कूद लें तो आप देखेंगे कि 100 बार कूदने से ही आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। और उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि अगले 5 मिनट में सो जाओ तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? आपने अभी अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया है। तो वैसे ही एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, या नॉर्मल अगर आप थोड़ा बहुत भी योगा
या कुछ इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। हार्ट फंक्शन अगर अच्छा होता है तो हार्ट डिजीज यानी स्ट्रोक वगैरह होने का खतरा, हाई बीपी होने का खतरा, ठीक है, आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होने का खतरा नहीं रहता है। यानी ब्लड फैट बढ़ जाना, ब्लड विस्कोसिटी का बढ़ जाना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हाई बीपी हो जाना, या फिर आगे चलकर यही सब प्रॉब्लम्स आपको हार्ट स्ट्रोक की तरफ भी लेके जाती हैं। तो इन चीजों को अगर हम प्रॉपरली समझकर अपना और अपनी फैमिली का और अपने पेशेंट्स, अपने गेस्ट का ध्यान रखें तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो सकता है। अब हार्ट हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा हार्ट हेल्थ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज अगर हम बात करें, हम दुनिया की बात ना भी करें, हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो नॉर्मल डेथ नहीं हो रही है, ठीक है, नॉर्मल डेथ वो है बूढ़े होकर हम डेथ हुआ, लेकिन एक जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से डेथ हो रही है, उसमें मैक्सिमम रीजंस जो निकल के आते हैं वो आता है हार्ट फेलियर या फिर हार्ट स्ट्रोक, जिसके अंदर अगर हम देखें तो आज हम कई बार आज के समय में आप देख रहे हैं कि 10 इयर्स का बच्चा स्कूल में खेल रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। 14-15 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। कोई यंग पर्सन जो है वो 20-21 साल की एज में अपने ऑफिस में जॉब कर रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, ठीक है। कोई पर्सन जिम भी जा रहा है, उसको जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, यानी वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, जिम भी कर रहा है, पर जिम करने वाले पर्सन को भी हार्ट अटैक आ रहा है। और अगर प्रॉपर टाइम पे वो ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल पाती है तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है आपका हार्ट अटैक या फिर डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है कि पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 100 साल पहले दादाजी के समय पे ऐसा नहीं होता था, तो आज ऐसा होने के पीछे मेजर जो रीजन निकल के आता है वो आता है न्यूट्रिशनल इंबैलेंस, यानी जो हम पहले खाना खाते थे आज से 100 साल पहले हमारे फैमिली के अंदर, वो आज नहीं है। और जिस वजह से हम क्या देखते हैं कि आज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हार्ट कमजोर होता है, हमारी वेन्स कमजोर होती हैं, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसमें अमीनो एसिड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड हमारे हार्ट और लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन खाने से अगर आपको प्रॉपर अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल, आपकी लिपिड प्रोफाइल को गड़बड़ करने से लेकर आपके ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड फैट को बढ़ाने तक में भी एक रीजन साबित होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो जो आज यूथ की हम बात कर लें या फिर जो लाइफस्टाइल की बात कर लें, तो जो आज एक स्ट्रेस लेवल है, एक कंपटीशन लेवल है, और जो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं हाई बीपी की तरफ, और कंपटीशन स्ट्रेस जो रहता है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को हाई बीपी की तरफ लेके जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जाता है, जो इवेंचुअली जो है हार्ट अटैक जैसे केसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एज फैक्टर से भी संबंध नहीं होता है, यानी पहले जहां मानते थे कि 50 प्लस ईयर्स के बाद हार्ट अटैक होगा, 50, 55, 60 साल की एज में हार्ट अटैक होता था, हम बोलते चलो 60 साल जो है कंप्लीट करके गए हैं, 60 इयर्स के बाद अगर कोई जा रहा है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 19 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो रीजंस निकल के आ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी लाइफस्टाइल के अंदर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है, यानी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ऑफिस में भी बैठ के काम करना होता है। उसके अलावा आपका आ जाता है एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉपर नींद ना मिलना। उसके अलावा जो फास्ट फूड, जंक फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसके अलावा जो स्मोकिंग की हैबिट जिनको है या अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, उन लोगों को भी हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। इसको आप समझने की कोशिश करना आसान है,
और इसको बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ पाए। देखिए, हार्ट रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनको हम दो तरह से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। पहले सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है सिग्नल और दूसरा होता है नॉइस। सिग्नल और नॉइस क्या है कि एक सिग्नल वो है जिसके अंदर आपको, ठीक है, आपके डे टू डे लाइफ के अंदर अनईजी फील हुआ और आपको लगा कि यार कहीं ना कुछ गड़बड़ है बॉडी में, तो वो आपका एक सिग्नल वाला काम है। और एक वो है नॉइस। नॉइस वो है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी वो सिम्टम जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और सीधा आपके जो भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनको चेकअप करवाना चाहिए ताकि आप इसको डायग्नोस कर। तो इस तरह से जो भी सिम्टम्स हैं उनको हम 8 सिम्टम्स हैं उनको हम 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो आपको मैं नॉइस वाले सिग्नल थे उसकी बात बताता हूं। नॉइस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यानी ये ऐसे सिम्टम्स है, अगर आपको ये फील हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिसमें सबसे पहला होता है चेस्ट पेन होना, डिस्कंफर्ट होना और पसीने आना। अगर चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, तो वो आपको जो है हार्ट डिजीज की तरफ इशारा करता है और आपको तुरंत या तो अपना उसी टाइम पर आपको अपना बीपी यानी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए और तुरंत जो है फैमिली मेंबर्स को भी बिना किसी देर के जो है डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि आज एज फैक्टर मैटर ही नहीं करता है। आज आप 17 साल के बच्चे को भी अगर चेस्ट पेन हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, तो हो भी सकता है उन्हें भी हार्ट अटैक आया हो। तो आपको ये अवेयरनेस पहले खुद को देनी पड़ेगी और अपने आसपास फैमिली मेंबर्स को और एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी आप लोगों को ये सबको बताना पड़ेगा। तो चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, अनईजी फील होना भी आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। सेकंड, अगर आपके लेफ्ट हैंड में, ठीक है, अगर आपके लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है यहां पर इधर, तो लेफ्ट हैंड में पेन होना, ठीक है, या फिर गर्दन में या फिर जबड़े में, ठीक है, या फिर बैक में यहां पर पेन हो, पीछे लेफ्ट साइड पे पेन होना, ये भी आपको हार्ट डिजीज की तरफ इशारा करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर किसी को यहाँ हाथ में दर्द हो रहा है, इस वाले हाथ में, राइट हैंड में हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड में अगर दर्द हो रहा है तो वो इशारा हार्ट अटैक की तरफ करता है या फिर बहुत ज्यादा हाई बीपी की तरफ इशारा करता है। और अगर आपके बैक में पेन हो रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो वो भी हार्ट अटैक की तरफ इशारा करता है। आपकी गर्दन में दर्द होना और कई बार हार्ट अटैक, जो माइल्ड हार्ट अटैक होता है उसकी वजह से कई बार जॉ वगैरह में पेन और जॉ का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो ये भी हार्ट डिजीज की तरफ इशारा करते हैं। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और सीधा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसी तरह से अगर आपकी हार्ट बीट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो आपको इरेगुलर लग रही है, ठीक है, या हार्ट बीट बहुत ज्यादा है, उस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपकी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, सांस नहीं आ पा रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, अनईजी हो रहा है, तो उस केस में भी हो सकता है रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो और हो सकता है हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो। तो इस केसेस में आपको डायरेक्टली विदाउट एनी डिले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड, वो होते हैं जो सिग्नल देते हैं और ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं वो जर्नली कई बार हम मिस कर जाते हैं कि ये तो सिंपल ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आप बात करें तो आपको बेहोशी आ जाना, ठीक है, चक्कर आ जाना, ये भी जो है हार्ट डिजीज की तरफ इशारा करता है। किसी को बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, तो वो भी हाई बीपी या फिर हार्ट डिजीज की तरफ इशारा कर सकता है। वो हम आगे बात करेंगे कि ये सिम्टम्स कैसे बता रहे हैं। वो भी आप सोचेंगे आप सर किसी को कमजोरी लग रही है तो क्या हार्ट डिजीज है, कैसे पता करेंगे?
क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, तो हम अभी आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत स्वेटिंग हो रही है और बिना किसी कारण के स्वेटिंग हो रही है, तो वो भी हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिजीज या फिर हाई बीपी की तरफ इशारा करता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसका हार्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इसलिए सिर्फ सिग्नल होता है, एक तरह का नॉइस होता है जिसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। या ऐसी चीज, पसीना आ रहा है तो पसीना आने को कई बार हम बहुत सिंपल मान लेते हैं, या हाई बीपी की वजह से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हाई बीपी आपका हुआ और हाई बीपी होने की वजह से आपके नाक से ब्लीडिंग आ गई, आपके नोज से ब्लीडिंग होगी, नाक से खून आ रहा है। तो हम जनरली, अगर मैं भी आपसे पूछूं नाक से खून किसी के आ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सर पे ठंडा पानी डालना चाहिए, उसको लेटा देना चाहिए, नाक बंद करना चाहिए, पता नहीं कितने कितने सारी चीजें हम बता देंगे। लेकिन इतने लोगों को ये पता है कि अगर आपके नोज से ब्लीडिंग हुई है तो आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नाक से खून निकला है तो वो आपकी बॉडी ने आपको बचाया है नाक से खून निकाल के। यानी कई बार बहुत ज्यादा बीपी होने पर आपके नोज से ब्लीडिंग हो जाती है, नोज से ब्लीडिंग होके आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक लेवल तक आता है। अगर वो नोज से ब्लीडिंग नहीं होती तो वो ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है और हार्ट अटैक तक भी लेके जा सकता है। तो कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं कहां कहां से आप सेशन में जुड़े हैं, जितने भी लोग सेशन के अंदर हैं, और जो हम अभी बात कर रहे हैं क्या वो हमें समझ में आ रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो हेल्थ के अंदर, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप सिर्फ टीम बिल्डिंग या मेंबर मेकिंग पे जाएंगे तो 10 में से 2 या 3 लोग ही बिजनेस में आते हैं। और हर पर्सन को अगर बिजनेस में जोड़ने जाएंगे तो क्या होता है, रिजेक्शंस भी आएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हर पर्सन को बिजनेस दिखाएंगे तो सब लोगों को बिजनेस में कामयाब तो नहीं करवा पाते हैं। अब सब लोगों को जब बिजनेस में कामयाब नहीं कर पाते हैं तो कई बार बहुत सारे लोग कंपनी पे ब्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इन्होंने मेरे पैसे लगवा दिए। अब काम चाहे उसने खुद ने नहीं किया, लेकिन वो अपने फेलियर का ब्लेम आप पे डालेगा। तो बेस्ट, मैं अपने 18 इयर्स के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो मानता हूं, सबसे अच्छा, सबसे सेफ और सबसे स्टेबल बिजनेस जो दे सकता है वो है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करें और प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को कंज्यूमर बनाएं। पहले उन्हें कंज्यूमर बनाएं और कंज्यूमर बनाने के बाद अगर उनका बिजनेस में इंटरेस्ट आता है तो फिर आप उन्हें बिजनेस बताएं। डायरेक्ट अगर आप लोगों को बिजनेस बताने जाएंगे तो 10 में से 2 लोग ज्वाइन होंगे और 8 लोग बिजनेस सुनने के बाद नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्हें बिजनेस तो करना ही नहीं है। तो वो दरवाजा ही बंद हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपने बिजनेस बताया और सामने वाले गेस्ट को बिजनेस समझ में आया नहीं। लेकिन अगर उन्हीं गेस्ट को मैं पहले हेल्थ के बारे में बताऊं, उन्हीं गेस्ट को पहले मैं हेल्थ या न्यूट्रिशन के बारे में बताऊं, जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, कॉम्प्लिकेशन है, उनके बारे में बताऊं, और वो 10 के 10 लोगों से जिन्हें मैं मिलूं उनको एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर पहले जोड़ूं मैं। अगर उन लोगों को एज ए कंज्यूमर कस्टमर जोड़ लेता हूं, वो बिजनेस ना भी करे तो कम से कम 1 टाइम सेल तो उसने मुझे दी। अब उस बिजनेस को अगर आप एफबीवी में डालो, आरबीवी में डालो, कहीं भी डालो, पंच कहीं भी करो बिल को, वो आपको लाइफ टाइम रिवॉर्ड लेने में भी तो मदद करेगा। आपके गेस्ट का बिजनेस, चाहे प्रोडक्ट लिया हो गेस्ट ने, चाहे प्रोडक्ट लिया हो पेशेंट ने, चाहे प्रोडक्ट लिया हो आपके किसी टीम मेंबर ने, हर टर्नओवर कंट्रीब्यूट करता है आपकी अचीवमेंट्स में। तो अगर मैं पहले लोगों को एज ए कंज्यूमर कनेक्ट करूं और अगर उनका इंटरेस्ट हो तो बाद में बिजनेस में भी कनेक्ट कर दूं। अगर वो एज ए कंज्यूमर कनेक्ट होगा तो भी वो मुझे 5 से 10 कस्टमर तो दे ही सकता है अगर उसे अच्छा रिजल्ट आया तो। और अगर वो बिजनेस पार्टनर बन जाता है फिर तो वो 100-200 लोगों की लिस्ट भी दे सकता है मुझे, जो उसके प्रोस्पेक्ट हैं। तो ये चीज समझना कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो जाता है, इसीलिए ट्रेनिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लेकिन मुझे ये चीज आज भी समझ में नहीं आई है, 3 साल मुझे भी डेजॉय में हो गए हैं कि डेजॉय के लीडर ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं। मुझे आज, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि
ये सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है मेरे 18 साल के करियर में जहां पे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। अब उसके पीछे उनके सीनियर का हाथ है, या लीडर का लर्निंग एटीट्यूड गड़बड़ है, या उसको लगता है मुझे सब आता है, पता नहीं। लेकिन अदरवाइज जब मैं ट्रेनिंग लेता था तो भी एलडीपी ट्रेनिंग के अंदर 3 दिन के सेशन में, एक दिन हेल्थ की ट्रेनिंग होती थी, वहां पे भी 500 लोग होते थे। लास्ट कंपनी के अंदर मैं जूम लेता था तो वहां भी 1000 लोग आते थे जूम सेशन में। बस मुझे डेजोए का आज तक समझ में नहीं आया है, तो ये ओपन फीडबैक है आप लोगों के लिए कि आप अपनी टीम को इंस्पायर नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी टीम को सब आता है कि वो सेशन में नहीं आते हैं। लेकिन जो चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रैक्टिकली बोलें, अगर आप सही में न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के तौर पर अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने आप को अपने टीम के लिए खुद प्रोडक्ट ट्रेनर के तौर पे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और ये जो पीपीटीज है ये भी कंपनी की अपनी कंपनी अपने पास रखकर कोई चीज नहीं करेगी, ये पीपीटीज भी आप ले सकते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये पीपीटीज आपने सीखी ना हो, ट्रेनिंग्स अटेंड ना करी हो, तो आप पीपीटी लेके डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। तो एक्सेसिव स्वेटिंग अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, जो हार्ट अटैक की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, लेकिन एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट आपको अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस कैन बी हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, अगर पैरों में सूजन आ रही है, एंकल्स में सूजन आ रही है, तो और ये भी हार्ट अटैक की निशानी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे ये चीज इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो जनरली क्या होता है कि ये वाले जो अलार्म होते हैं जो शोर नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे लगता है कि ये तो रोज होता रहता है, यार आज थकान लग रही है तो लगता है कि ये तो शायद आज ही लग रही है, या किसी को लगता है कि आज कमजोरी लग रही है तो शायद ऐसी कमजोरी लग रही है, पसीना आ रहा है तो उसको लगता है आज पंखा चला लेता हूं, शायद इसीलिए गर्मी लग रही है। बट सर्दी के मौसम में जिनको साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उसका क्या? साइलेंट हार्ट अटैक नाम की एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके अंदर आप देखेंगे सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो अलग अलग सिम्टम्स हैं ये आपके अलग अलग बॉडी में जो है एक सिग्नल या फिर नॉइस का काम करते हैं, जिसमें आपको चेस्ट पेन होना, सांस ना आना, आपके हाथ में दर्द होना, जॉ में पेन होना, ठीक है, या हार्ट बीट का बढ़ जाना, या फिर आपको डिजीनेस होना, मतलब चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, पैरों में सूजन हो जाना, तो बहुत ज्यादा पसीना आना, ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिकेट करती है कि दिस कैन बी रिलेटेड टू हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज से रिलेटेड हो सकता है। और इस केस में हमें देर नहीं करनी चाहिए कि सारे सिम्टम्स आए उस पे इंतजार नहीं करना है कि सामने वाला पर्सन आपको बोले यार मेरी छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तभी हम बोलेंगे हाँ हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अगर उसके यहाँ पर हाथ में भी पेन हो रहा है, अगर उसके यहाँ कमर में पीछे भी पेन हो रहा है, तो दिस कैन बी अ सिग्नल फॉर हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक। ठीक है, तो 8 के 8 सिग्नल आए तब आप उसे हॉस्पिटल ले जाएं, इसका इंतजार नहीं करना है। कई बार कोई सिम्टम एक अकेला आता है, जैसे जिम में जब लोगों को हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जैसे सिम्टम फील होते हैं तो वो जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और एक्सरसाइज में उनको वो लग रहा होता है, अनईजी फील हो रहा होता है। मतलब जितनी मैंने केस स्टडीज पढ़ी, ठीक है, तो उनको 15 मिनट 20 मिनट पहले महसूस होने लगा था कि अनईजी फील हो रहा है, लेकिन उसको एक्सरसाइज करने का पूरा मूड था और उससे पसीना भी आ रहा है और उससे अनईजी भी फील हो रहा है, पर उसको लग रहा है कि मैं नहीं, मुझे और एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करनी है, और वो सिम्टम्स को इग्नोर करता है जो उसकी बॉडी उसको सिग्नल दे रही थी। तो ये जो 8 सिम्टम्स हैं इनको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में कभी भी किसी को इस तरह के सिग्नल्स या सिम्टम नजर आए
तो तुरंत उनको पास के डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब समझेंगे कि हार्ट डिजीज या जो हम प्रॉब्लम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई, हाई बीपी से जुड़ी हुई, या जितनी भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं वो किस तरह से होती हैं, किस तरह से आपके बॉडी का ब्लड फैट, ब्लड विस्कोसिटी, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और हाई बीपी आपके हार्ट और हार्ट पंपिंग और आपकी आर्टरीज को धीरे धीरे कमजोर करता जाता है। तो यहां तक क्या सेशन क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताएं, तब हम अगले पार्ट, सेशन के पार्ट की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं। ठीक है, और सेशन का कई बार क्या होता है कि आपकी टीम अगर सेशन में नहीं ज्वाइन करती है तो ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के कई बार स्क्रीनशॉट लेकर भी ग्रुप में डालने से ना, कई बार कई लोग जो सो रहे होते हैं वो भी सेशन में ज्वाइन कर जाते हैं। तो ये एक्टिविटीज भी अपलाइंग लीडर को कम से कम कर लेनी चाहिए कि अगर आपके टीम के लीडर सेशन में नहीं है तो कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर डालें, या अपनी टीम का कोई एक नाम रखें जिससे आप चेक कर पाए कि आपके टीम के लीडर्स सेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और अगर आपकी टीम के लीडर्स सेशन में नहीं आ रहे हैं तो आप फिर उनको बाद में पूछ सकते हैं कि आप सेशन में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि अपलाइन पे डिपेंडेंट होकर कभी बिजनेस नहीं बन पाएगा। हमेशा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको आईबीओ बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है इन्विटेशन भी आता हो, प्रेजेंटेशन भी आता हो, फॉलोअप भी आता हो, प्लान दिखाना भी आता हो, साथ में ट्रेनिंग करनी आती हो और साथ साथ में प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके पास हो, तभी आप इंडिपेंडेंट लीडर बन पाएंगे, यानी बिना अपलाइन के भी अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं कैसे ये जो हार्ट अटैक है ये 10 साल पहले आपके बॉडी में बनना शुरू होता है और हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। तो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे बढ़ती है। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का बढ़ जाना। ठीक है, इसके लिए सिंपल एक काम है, वो क्या है, हर 3 महीने में आपको अपना एक 300-400 रुपए का टेस्ट होता है, हर 3 महीने में आपको डेफिनेटली कराना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। तो आपको एक टेस्ट है जो हमेशा 3 महीने में कराना ही चाहिए, वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। किसी भी अपने शहर की आसपास की पैथोलॉजी लैब में जाएं और वहां जाके अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएं। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट हमेशा खाली पेट होता है, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा होना चाहिए, आपके पेट में कुछ नहीं होना चाहिए। सुबह उठते ही आपको वो टेस्ट करवाना है पहले, उसके बाद आकर चाय पीनी है, खाना खाना है, कुछ भी करना है तो वो बाद में करना होता है। तो हमेशा लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है वो होता है खाली पेट, और ये हर क्वार्टरली आपको कम से कम कराना चाहिए। अगर आप हर महीने कराएं तो सबसे अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 महीने में एक बार तो जरूर कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको प्रेजेंटेशन समझ में आएगा। देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहीं ना कहीं धीरे 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 हमारे हार्ट के फंक्शन को और हार्ट के परफॉर्मेंस को कमजोर बनाता जाता है। तो ये सबसे पहला साइन होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप या तो वो फूड इनटेक करें जिससे कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, या वो सप्लीमेंट लें जिससे कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, या फिर मेडिसिन खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ना धीरे धीरे हार्ट डिजीज की तरफ लेके जाता है। अब सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेज जो आती है वो आती है कि वही आपका जो कोलेस्ट्रॉल है और जो ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड फैट और कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपके खून के अंदर है, वो धीरे धीरे जो है आपकी ब्लड वेसल यानी जो नस है उसमें इस तरह से जो है एक लेयर फॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा कि आपकी जो खून की नस है उसके इंटरनल यानी अंदर वाले भाग में एक प्लेग यानी एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि ब्लॉकेज करेगा पूरा। मतलब अगर आप समझिए ये मेरी नस है तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी नस ऐसे ब्लॉक हो जाएगी,
कभी भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो कैसे होगा, ये जो पार्ट है, ये जो हमारा मान लीजिए ये अगर नस है तो ये वाला जो पार्ट है, प्लेग जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहां जमना शुरू होगा और धीरे 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 आपकी ये जो पूरी की पूरी नस है, जो वेन है, वेसल है, ब्लड वेसल, उसको छोटा करता जाएगा। तो सेकंड स्टेज वो आती है जब आपकी ब्लड वेसल जो है वो धीरे धीरे संकरी होती जाती है, अगर हिंदी में इसको बोलें तो छोटी होती जाती है, संकरी होती जाती है। और ये पूरी प्रोसेस जो है कई बार 5 साल लगता है, कई बार ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में इग्नोर करने पर 10 साल में भी डेवलप होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता है, ठीक है। कब पता लगेगा वो भी बताता हूं। फिर आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका जो ये कोलेस्ट्रॉल है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपकी ब्लड वेसल को संकरा करता जाता है, छोटा करता जाता है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपके खून को शरीर के पूरी बॉडी में घुमाने के लिए आपके हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो वो हाई बीपी का भी कारण बन जाता है। अब इसको किसी को और आसान एग्जाम्पल से अगर समझाना है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप 5 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, यानी 5 मंजिला बिल्डिंग है, उस पर आप रहते हैं, और आपके घर में ग्राउंड फ्लोर पे एक पानी की मोटर लगी हुई है, जो हर दिन जो वाटर सप्लाई आती है उस पानी को आपके 5वीं मंजिल की टंकी के ऊपर चढ़ाती है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको। तो आपका वाटर सप्लाई कैसे वर्क कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे एक मोटर लगी हुई है और वो मोटर ऊपर 5वें माले पर जो पानी की टंकी रखी है उसमें पानी रोज चढ़ाती है। अब वही जो मोटर नीचे लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर, अगर उसी इलेक्ट्रिक मोटर को आप अपना दिल मान ले तो वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है, पानी को ऊपर चढ़ा रही है, और दिल क्या कर रहा है, खून को सारे बॉडी में घुमा रहा है। अब अगर उसी पानी के मोटर को आप बोलें तेल को 5वें माले पे चढ़ाना है, यानी आपने सरसों का तेल दे दिया या रिफाइंड ऑयल दे दिया, रिफाइंड ऑयल को आपको 5वें माले पर यानी 5th फ्लोर पे जो पानी की टंकी है उसमें आपको रिफाइंड ऑयल चढ़ाना है। तो क्या आपकी पानी की मोटर रिफाइंड ऑयल को भी 5th फ्लोर पे चढ़ा पाएगी? अब ये किसी को समझ में आया तो मुझे यस और नो का आंसर करें, फिर आपको मैं बताऊंगा कि हो क्या रहा है हमारी बॉडी में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपके ग्राउंड फ्लोर पे एक पानी की मोटर है जो 5th फ्लोर पर 5वें माले पर पानी की टंकी है, उसमें पानी चढ़ाती है रोज, और आपने आज बोला कि उसी पानी की टंकी से मुझे तेल चढ़ाना है ऊपर 5th फ्लोर की टंकी पे। तो क्या उस पानी की मोटर से 5th फ्लोर पर तेल चढ़ पाएगा? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। अब यस तो यस आंसर करें, नो तो फिर नो में आंसर करें। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? तो आप भी चैट बॉक्स देख सकते हैं कितने लोगों को समझ में आई है, आपको आया नहीं आया। अभी तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का नो ही आया है, कुछ लोग कह रहे हैं चढ़ जाएगा, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो, ठीक है। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑयल है, तेल जो होता है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है पानी के कंपैरिजन में, यानी वो गाढ़ा ज्यादा होता है। आम भाषा में समझें तो जो तेल है वो ज्यादा गाढ़ा होता है पानी के कंपैरिजन में, इसीलिए तेल चढ़ाने के लिए मशीन कैपेबल नहीं हो पाती। और ऐसा ही आपका हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है। अब इसको वैसे भी समझते हैं। अब आप समझिए कि आपका खून जो है पतला था, ब्लड थिन था, पतला था, तो थिन ब्लड को पूरी बॉडी में घुमाने में आपके हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, लेकिन उल्टा सीधा खाने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से और कई कारणों की वजह से आपका खून हो गया गाढ़ा, आपका ब्लड फैट बढ़ गया, आपका ब्लड विस्कोसिटी बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
वाइसरल फैट बढ़ गया आपका। तो आपका अगर आप देखें तो ये जितने भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आए, ब्लड फैट बढ़ा या आपका ब्लड विस्कोसिटी बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो खून आपका हो गया गाढ़ा। अब उस गाढ़े खून को उस नस में घुमाना जो पहले ही ब्लॉक हो रही है, तो अगर आप अभी वाली जो स्क्रीन पे फोटो है उसको अगर आप देखें तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की परत जमी है उसकी वजह से जो रास्ता है वो बहुत छोटा हो गया है। अब उस छोटे रास्ते में से गाढ़े खून को धक्का मारना है तो क्या होगा, आपके जो दिल है ना इसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो रिजल्ट करता है हाई ब्लड प्रेशर में, जिसमें आपकी बॉडी को, क्यों डॉक्टर कहते हैं कि आपको थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए, क्यों, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दही है ग्लास में, मान लो इस ग्लास में दही है और उसको मैं 2 ग्लासेस में फेंटूं तो क्या बन जाएगा, लस्सी बन जाएगा ना, छाछ बन जाएगा। तो वैसे ही अगर थोड़ा हम चल लें, थोड़ा हम वॉक कर लें तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और खून भी गाढ़ा नहीं रहता है। लेकिन जब थर्ड स्टेज आती है तो ये चोक पॉइंट बन जाता है, ये प्लेग जो है धीरे धीरे आपके आर्टरीज को इतना नैरो कर देता है कि वो ब्लड फ्लो को भी रोकने लग जाती है। और ये स्टेज आने के बाद जो है पर्सन को अनईजी फील होने लगता है, उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थकान सी रहती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो उसे हमेशा महसूस होगा कि मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मेरे तो एनर्जी ही नहीं है, तो वो जनरली बैठा रहना पसंद करेगा, काम नहीं करना पसंद करेगा। तो उस स्टेज में आके और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा हो जाता है। फिर आती है आपकी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज वो आती है जिसमें आपका आर्टरीज ब्लॉक होती है और इवेंचुअली जो है इसके अंदर आपका ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है, जो ब्लड क्लॉटिंग जो है आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिला, समझा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फैमिली में भी और बहुत सारे लोगों को मैंने, जैसे कई बार कंसल्टेशन वगैरह करते हैं तो पिछले 18 सालों में इतने डॉक्टर्स से समझा, तो उनसे कई बार मैं पूछता हूँ कि यार 70% ब्लॉकेज हुआ, तो ये आदमी को अब तक पता ही नहीं लगा कि 70% ब्लॉकेज हो चुका है इसके हार्ट में। तो जितने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इवन मेदांता जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, और डॉक्टर नरेश त्रिहान जैसे बड़े बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब इंडिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर त्रिहान, तो अगर आप समझेंगे, उनसे भी बात करेंगे, तो उनसे भी मेरा जब एक बार मुझे मिलने का मौका मिला मेरे फादर की कंसल्टेशन के लिए, तो जो चीज समझ में आई वो ये था कि आपका जब तक ये वाली स्टेज नहीं आएगी ना तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है। और ब्लड क्लॉटिंग और आर्टरी ब्लॉकेज ये आपको जनरली पता लगता है 90% ब्लॉकेज पे, 95% ब्लॉकेज पे या 99% ब्लॉकेज पे, क्योंकि हमारी शरीर के अंदर इतनी आर्टरीज हैं, सभी थोड़ा थोड़ा ब्लॉक हो रही है, पर कोई एक आर्टरी ऐसी होगी, कोई एक ब्लड वेसल ऐसा होगा जो 99% ब्लॉकेज हो गया और उस समय पर आपका पूरा सिस्टम वो रोक देगा, यानी अब उसके बाद ब्लड फ्लो नहीं हुआ, और जब ब्लड सप्लाई रुकती है तो एकदम से हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन पे पेशेंट पहुंच जाता है। और अगर प्रॉपर उसी टाइम पे ट्रीटमेंट मिल पाया या उसी टाइम पे आपने एस्प्रिन और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो इमीडिएटली आपके खून को पतला करती है, ठीक है, इवन हम जो LRG9 यूज करते हैं, इवन हमारे जो सुपर फूड कैप्सूल में कोएंजाइम Q10 है, ये भी इमीडिएटली आपको इन चीजों में रिलीफ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो ना आए, इसके लिए ही रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी होती है। तो क्या होगा कि आपका क्लॉटिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो क्लॉटिंग की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं नजर आएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो हार्ट में दर्द हो रहा, नहीं हो रहा, ना आपके हार्ट में दर्द होगा, ना आपको पसीना आएगा,
जितने भी सिम्टम्स बताए गए उनमें से कुछ भी नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसका मॉनिटरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना, जो आपको हर महीने कराना चाहिए। हर महीने पॉसिबल नहीं है तो 3 महीने में तो करवाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े भयंकर वाले लेवल की स्टेज तक लेके जा सकता है। जो आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है, उसके पैसेज को नैरो कर रहा है, जिससे धीरे 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 आपको हाई बीपी की भी प्रॉब्लम आएगी और धीरे धीरे वो आपको कहां तक लेके जा सकता है वो आप समझ सकते हैं। हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन और हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशन तक भी लेके जा सकता है। तो जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक पहुंचने से रोक देती है। हार्ट तक जब नहीं पहुंचता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो हार्ट की जो मसल है वो हार्ट अटैक को ट्रिगर कर देती है और तब आपको समझ में आता है कि मुझे हार्ट अटैक आया है। तो हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट अगर टाइम पे डॉक्टर मेडिकल अटेंशन उसे मिल गई तो वो बच जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्ट अटैक पेशेंट को इतना समय भी नहीं देता है कि वो डॉक्टर तक पहुंच पाए। तो इसीलिए एक ऐसा कंसर्न है जिसके बारे में हम सबको अवेयरनेस भी होनी चाहिए, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, आपके गेस्ट के लिए, आपके टीम मेंबर्स के लिए, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। आज तो हम अपनी हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं और हम पैसा कमाने के चक्कर में दौड़ रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, सप्लीमेंट भी नहीं खा रहे हैं, तो फिर हो सकता है पैसा तो हो लेकिन वो पैसा आपके काम ना आए। हो सकता है वो पैसा सिर्फ शायद फिर आपकी फैमिली के ही काम आए क्योंकि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। तो सेल्फ जो वेलनेस है, सेल्फ हेल्थ चेकअप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये एक बार में नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को ये प्रॉब्लम धीरे धीरे भी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अब कौन कौन से प्रोडक्ट क्या क्या इसमें बेनिफिट देंगे वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अब जनरली इसमें भी क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर सोचते हैं कि मैं ओमेगा खा रहा हूं तो सर मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं एडिलिपो खा रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एडिलिपो का रोल अलग है, ठीक है, और आपके ओमेगा का रोल अलग है, सब प्रोडक्ट का रोल अलग है, ठीक है। तो कई बार प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाने की वजह से हम किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और मतलब मैं आपको बताऊं 2013 या 14 की बात है, मैं कंपनी के साथ वर्किंग कर रहा था, नॉट एज ए एम्प्लॉय, मैं फ्रीलांसर था। तो उस कंपनी के ओनर बोलते थे कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, मैं रोज खाता हूं। क्या खाते थे? फ्लैक्ससीड ऑयल कैप्सूल। और फ्लैक्ससीड ऑयल कैप्सूल वो रोज खाते थे। सर ये बहुत अच्छा होता है। मैं बोला हाँ अच्छा होता है, सही बात है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन्हें भी हार्ट अटैक आया। तो ओमेगा, अल्सीसीड कैप्सूल्स, एडिलिपो, सिंगल प्रोडक्ट आप ये सोच रहे हैं कि इससे मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, आप गलत हो। और भगवान ना करे वो सिचुएशन में आप आए जहां आपको रियलाइज हो कि यार मैं तो इस प्रोडक्ट को खा रहा था सर, इस प्रोडक्ट से तो मेरा फिर भी ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि हम उसकी पीछे की साइंस को नहीं समझते कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में करेगा क्या। वो दवाई नहीं है, वो प्रोडक्ट आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए ट्रेनिंग्स जरूरी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अगर ऊपर वाली पिक्चर देखें, यानी अगर आपको मेरा कर्सर नजर आए तो आपकी ब्लड वेसल इस तरह की नजर आती है, ऐसी होती है। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, अल्कोहल इनटेक करने की वजह से और कई और कारणों की वजह से धीरे धीरे प्लेग जो है वो जमता जाता है, जिससे आपको धीरे 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 आप उस सिचुएशन तक पहुंचते हैं जहां पे आपकी वेन आर्टरीज जो है वो टोटल ब्लॉकेज हो जाती है, तब हार्ट अटैक ट्रिगर होता है। उससे पहले तो होता ही नहीं है। तो अगर किसी को 60% 70% ब्लॉकेज होता है तो डॉक्टर जनरली स्टंट डाल देते हैं
और अगर 90% या 99% ब्लॉकेज होता है तो डॉक्टर के पास, अगर आप जिंदा हॉस्पिटल तक पहुंच गए तो डॉक्टर के पास एक ही तरीका होता है, बाईपास सर्जरी। यानी आपकी उस नस को जो ब्लॉक हो गई है उसको वहां से निकाला जाएगा सर्जरी करके, और उसके बाद आपकी पैर की नसें जो होती हैं वो ठीक होती हैं, तो जनरली पैर की नस लेकर आपके हार्ट में ट्रांसप्लांट की जाती है। तो हुआ क्यों? इस कारण से। तो आई होप ये चीज क्लियर हो पाया होगा आप सबको। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो कितने लोग हैं जिनको क्लियर हो पाई यहां तक की चीजें? अब किनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो एक एज के बाद हार्ट अटैक होने के चांसेस वैसे बढ़ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट पंपिंग है वो वीक हो जाती है। तो जो 50-60 साल की एज में जो हार्ट अटैक आता है वो हार्ट कमजोर होने की वजह से आता है, क्योंकि वो उतनी अच्छी तरह से पंपिंग नहीं कर पाता है। और अदरवाइज अगर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो वो भी चांसेस होता है कि आपको भी आगे वो जेनेटिक्स की वजह से ट्रांसफर हो। अगर आपके फादर को हार्ट अटैक आया है या फादर को हार्ट डिजीज रही है या आपकी मदर को हार्ट डिजीज रही है तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस एज पर यूर डीएनए एंड जेनेटिक्स हाई होते हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया है या आपके फैमिली में किसी की भी हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही है तो आपको पहले ही ध्यान में रखना है कि आपको होने के चांसेस किसी भी आम आदमी के कंपैरिजन में ज्यादा है। नेक्स्ट, ऑफिस पे काम करना, स्ट्रेस होना, ठीक है, उसके अलावा टेंशन हो जाना ऑफिस को लेकर, काम को लेकर, नौकरी को लेकर, स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंजम्पशन, और जनरली आप देखेंगे आईएएस आईपीएस नेता लोग, मतलब जितने टेंशन वाले काम है। और आज के टाइम पे तो मैं क्या कहूं कि कौन सा काम है जिसमें टेंशन नहीं है? बिजनेस में भी टेंशन है, जॉब में भी टेंशन है, आईएएस आईपीएस को भी टेंशन है, हर किसी के पास टेंशन है। तो हर किसी का स्ट्रेस लेवल हाई है और वो कहीं ना कहीं लीड करता है हार्ट अटैक की तरफ। उस अब खाने पीने की जो आदत होती है, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, बहुत ज्यादा ऑयली फैटी फूड खाना, नॉनवेज रेड मीट वगैरह का इंटेक ज्यादा करना, बहुत ज्यादा शुगर इंटेक करना, वो भी आपको हार्ट डिजीज की तरफ लेके जाता है। तो जनरली हार्ट पेशेंट्स को रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप नॉनवेज खाना चाहें तो आप फिश इंटेक कर सकते हैं। मछली जो है वो तब भी आपके लिए एक हेल्दी मीट सोर्स के तौर पे आता है। रेड मीट आपको हार्ट डिजीज को और ज्यादा ट्रिगर कर सकता है। उसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, जैसे हमने कल बात करी थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमें हार्ट और हार्ट डिजीज से रिलेटेड अगर कॉम्प्लिकेशंस नजर आती हैं तो कौन से हमारे डेजॉय ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं, इनका अपना अपना रोल है जो हार्ट डिजीज के सिम्टम्स में और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इनको समझने जाएं तो वन बाय वन प्रोडक्ट को समझते हैं, क्योंकि इन सब प्रोडक्ट के अलग अलग रोल हैं और इनको आप अलग अलग ऑप्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका आयुर्वेदिक सप्लीमेंट एडिलिपो। एडिलिपो बेसिकली अगर आप बात करें तो हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने से ज्यादा यह आपका आर्टरी, आपके हार्ट हेल्थ और आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। यानी आप हार्ट डिजीज होने के बाद एडिलिपो ले रहे हैं तो वो उसके साथ में नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। एडिलिपो अगर मैं कहूं तो एडिलिपो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है या आपको ऐसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं तो आपको एडिलिपो हर दिन के अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेना चाहिए। फैमिली में हिस्ट्री रही है या हार्ट डिजीज होने का चांसेस है तो, क्योंकि एडिलिपो जो है इसमें अर्जुन छाल होता है। अर्जुन छाल आपके हार्ट पंपिंग को और हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है। उसके अलावा इसमें आपको जो है गार्लिक वगैरह मिल जाएगा और कई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं।
और साथ साथ में आर्टरीज हेल्थ के लिए भी अच्छा है एडिलिपो। तो इसको अगर किसी को हार्ट डिजीज वाले सिम्टम्स नहीं है, यानी अगर मान लीजिए मुझे कोई ना हाई बीपी है, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना कुछ है, लेकिन मेरे फादर को हार्ट डिजीज थी, तो आपको एडिलिपो 1 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है, आपको कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल आपका 150 से ज्यादा आया है, उन केसेस में आपको एडिलिपो सुबह और शाम 2-2 टैबलेट इसकी लेनी चाहिए, और वो खाना खाने से 1 घंटा पहले लेनी है। ठीक है, यानी एम्प्टी स्टमक जनरली रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको लेना है खाना खाने से 1 घंटा पहले। अगर आपकी बीपी की मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है, या आपकी कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको गैस्ट्रिक टैबलेट भी दी हुई है, तो उस केस में आप एडिलिपो को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं या एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो जनरली बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको गैस्ट्रिक टैबलेट भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, बीपी की गोली के साथ में गैस की गोली भी देता है। तो अगर उस सिचुएशन में कोई है, तो उस सिचुएशन में आप एडिलिपो खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद लेने के लिए उन्हें आप कह सकते हैं। तो ये आपके बॉडी में ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को अच्छा करने का काम करेगा, साथ में आपकी वेन्स में ब्लॉकेज होने के जो चांसेस हैं उनको रिड्यूस करेगा, और आपकी ओवरऑल हार्ट की पंपिंग को भी इंप्रूव करने का काम करता है। ये काम है आपके एडिलिपो का। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट जो आप देंगे, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो आप एडिलिपो दीजिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर, वो यूज कर सकता है। लेकिन अगर किसी को बीपी हो चुका है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, या किसी को स्टंट डले हुए हैं, या किसी को हार्ट अटैक आ चुका है एक बार, उन सब केसेस में एडिलिपो की 2-2 गोली सुबह शाम के साथ गोल्डन एलिक्सर देना है। ठीक है, और अगर किसी को गोल्डन एलिक्सर उसके बजट से बाहर लगे तो सिबकथ्रॉन का जूस देना है। इन दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली देना ही देना है, क्योंकि ये आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन से लेके ब्लड सर्कुलेशन तक में फायदा करेंगे। दिन में 2 बार इसको आप खाना खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ 1 ml की डोज लेंगे, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। जहां आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, जहां पर आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो ये ब्लॉकेज को खोलता भी है। आपकी वेसल्स जो हैं, नसें जो हैं, उनको खोलने का काम करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, क्योंकि कुरकुमिन जो है वो इसमें सबसे अच्छा हर्ब है जो आपकी ब्लॉक नसों को खोल सकता है। ठीक है, साथ में हाई बीपी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और साथ साथ में आपके कुरकुमिन जो है वो हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने का भी काम करता है। तो अगर आप कोई ऐसा पेशेंट है जिनको हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको आप एडिलिपो के साथ गोल्डन एलिक्सर दीजिए, ये बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। अब अगर बजट अलाउ नहीं करता है किसी का, तो उस केस में आप फिर उन्हें सिबकथ्रॉन दे सकते हैं। तो सिबकथ्रॉन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन कुरकुमिन जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ तब भी काफी हद तक ये भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये आपको ओमेगा भी दे देगा, ओमेगा 3, 6, 7, 9 देगा, साथ में फाइबर होता है सिबकथ्रॉन के अंदर, तो ये भी आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के साथ साथ आपकी नसों को खोलने में मदद करता है। और ओमेगा जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करता है, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी सिबकथ्रॉन आपकी मदद करेगा। प्लस साथ साथ में आपकी जो आर्टरीज हैं उनको खोलने में भी ये हेल्पफुल रहता है, और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जो है इंप्रूव करने का ये काम करता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट एडिलिपो, उसके बाद गोल्डन एलिक्सर और सिबकथ्रॉन में से दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी एक। उसके बाद आता है रिचबेरी। रिचबेरी भी आप दे सकते हैं, रिचबेरी आप दे सकते हैं, लेकिन रिचबेरी अगर आप देंगे तो फिर ओमेगा की कैप्सूल्स आप अलग से दें। अगर आप गोल्डन एलिक्सर नहीं देना चाह रहे हैं, आप सिबकथ्रॉन नहीं देना चाह रहे हैं,
रिच बेरी देना चाह रहे तो रिच बेरी के साथ मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि फिर ओमेगा की कैप्सूल अलग से ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके ब्लड को प्योरीफाई भी करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करेगा, क्योंकि इसमें एल्कलाइन प्रोफाइल है, यानी इसके अंदर बहुत सारे 200 एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। जो 200 एक्टिव कंपोनेंट जो है वो आपके ब्लड को पतला करने में, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको जो ओमेगा वाला काम है वो इन एडिशन कर लेना चाहिए अगर आप सुपर रिच बेरी ले रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर आप सुपर रिच बेरी देना चाह रहे हैं तो एडिलिपो सुपर रिच बेरी के साथ में आपको ओमेगा ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप रिच बेरी ना दें तो आप सिबकथ्रॉन दे सकते हैं और या फिर गोल्डन एलिक्सर दे सकते हैं। फिर आता है आपका सुपर फूड कैप्सूल। सुपर फूड कैप्सूल आपको किसी भी हार्ट पेशेंट को मिस ही नहीं करना, क्योंकि हमारे पास डेजॉय के अंदर 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो आपका न्यूट्रास्यूटिकल कंपोजिशन में आते हैं, वो है लाइकोपीन और दूसरा है कोक्यूटेन, जिसे कोएंजाइम क्यूटेन कहते हैं, और दूसरा है लाइकोपीन। ठीक है, तो लाइकोपीन और कोएंजाइम क्यूटेन अगर आप इनके बारे में गूगल में पढ़ेंगे तो ये दोनों इंग्रेडिएंट बने ही हार्ट हेल्थ के लिए। तो आप एडिलिपो अगर दे रहे हैं, एडिलिपो की 2 टैबलेट दे रहे हैं, गोल्डन एलिक्सर और गोल्डन एलिक्सर और सिबकथ्रॉन में से कोई भी एक दे दीजिए, और सिबकथ्रॉन और गोल्डन एलिक्सर में से कोई एक देने के बाद आपको सुपर फूड कैप्सूल हार्ट पेशेंट को देना ही देना है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्कलाइन ब्लेंड है, ठीक है, जो आपके खून को पतला करने का काम करेगा, प्लस इसमें कोएंजाइम क्यूटेन और लाइकोपीन है जो आपके ब्लड को थिन करने का काम करता है, साथ में आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है, जिससे खून जो गाढ़ा हुआ था वो खून का गाढ़ापन भी कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होता है, और आर्टरीज को खोलने का भी काम करता है कोएंजाइम क्यूटेन और लाइकोपीन। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि कोएंजाइम क्यूटेन और लाइकोपीन डेजॉय के किस प्रोडक्ट में है, तो वो एक ही प्रोडक्ट है, वो है सुपर फूड कैप्सूल। समझ में आया आप सबको? तो मेटाबॉलिज्म के लिए, फैटिक के लिए, इम्यूनिटी के लिए, साथ साथ में ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए, वेन्स को खोलने के लिए और हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको सुपर फूड कैप्सूल देना होता है। और ये कितना देना है? कम से कम 1 कैप्सूल मॉर्निंग में और 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद, डिनर के बाद। लेकिन अगर किसी को पहले हार्ट अटैक आ चुका है, स्टंट वगैरह डले हुए हैं, उस केस में कोएंजाइम क्यूटेन की डोज 2-2 कैप्सूल की रहेगी, यानी 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट करने के बाद और 2 कैप्सूल डिनर करने के बाद, ताकि आपको सुबह 100 मिलीग्राम कोएंजाइम मिल जाए और रात को भी 100 मिलीग्राम कोएंजाइम मिल जाए। तो 300 मिलीग्राम तक कोएंजाइम आप ले सकते हैं, जो बेस्ट होता है। यानी अगर किसी को कैंसर वाली प्रॉब्लम है, हार्ट वाली प्रॉब्लम है, वेन वाली कोई प्रॉब्लम है, और ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर हार्ट की डिजीज है, उनको आप 2 गोली सुपर फूड की मॉर्निंग में खाना खाने के बाद, 2 गोली सुपर फूड की दोपहर खाना खाने के बाद, और 2 गोली सुपर फूड की रात का खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। दैट इज द बेस्ट डोज जो आप दे सकते हैं, क्योंकि कोएंजाइम क्यूटेन से बेस्ट इंग्रेडिएंट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में है ही नहीं। और आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप बाजार में जाएं तो आप देखेंगे कि कोएंजाइम क्यूटेन की एक कैप्सूल 150, 200, 250 रुपए की मिलती है। एक कैप्सूल, सिर्फ एक कैप्सूल। इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये कोएंजाइम क्यूटेन। तो ये आपको हार्ट पेशेंट को डेफिनेटली देना ही देना है। नेक्स्ट, ओमेगा अल्टरनेटिव है। अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आपने सिबकथ्रॉन नहीं दिया है तो आप रिच बेरी जूस के साथ ओमेगा ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सिबकथ्रॉन ऐड करा है तो फिर आपको ओमेगा देने की जरूरत नहीं है। गोल्डन एलिक्सर दिया है तो उसके साथ आप ओमेगा ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि आप सुपर फूड कैप्सूल दे देते हैं तो वहां से आपका
एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल के साथ साथ अमीनो एसिड प्रोफाइल भी कवर अप हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो क्योंकि हार्ट पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर रहती है तो और डॉक्टर की मेडिसिन अगर नहीं चल रही है तो उस केस में आप गैसोफ्री दे सकते हैं। अदरवाइज अगर डॉक्टर की मेडिसिन बीपी की और गैस्ट्रिक टैबलेट चल रही है तो फिर आपको ये देने की जरूरत नहीं रहती है। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें तो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है? कोलेस्ट्रॉल अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सिर्फ अभी हार्ट प्रॉब्लम वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं तो एडिलिपो देना है और एडिलिपो के साथ सिबकथ्रॉन देना है। आई होप ये समझ में आ जाएगा अब आपको ऐसे। तो एडिलिपो देना है और उसके साथ में सिबकथ्रॉन देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन अगर इंप्रूव करना है, यानी अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होने लगी है तो उस केस में गोल्डन एलिक्सर के साथ में सुपर फूड कैप्सूल देना है। अगर चेस्ट में डिस्कंफर्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है, सांस फूल रही है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस केस में गोल्डन एलिक्सर देना ही है, साथ में सिबकथ्रॉन का जूस देना है और गैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट होने पे ओमेगा और गैसोफ्री देना है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि बेस्ट कॉम्बिनेशन सर लिखना है क्या होना चाहिए, तो मैं अगर किसी पेशेंट को कंसल्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं दूंगा एडिलिपो, और एडिलिपो की दूंगा 2 टैबलेट मॉर्निंग में खाना खाने से पहले और रात में खाना खाने से पहले 2 टैबलेट। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट मैं दूंगा अगर बजट अलाउ करेगा तो गोल्डन एलिक्सर, बजट अगर अलाउ नहीं करेगा तो सिबकथ्रॉन जूस। तीसरा प्रोडक्ट मैं दूंगा सुपर फूड कैप्सूल। तो ये तो मुझे देना ही देना है, और साथ में एड ऑन के तौर पे मैं ओमेगा कैप्सूल्स भी दे सकता हूं। अदरवाइज ये 3 प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दे देंगे। कौन से? एडिलिपो, गोल्डन एलिक्सर, सिबकथ्रॉन जूस और सुपर फूड कैप्सूल। तो ये 3-4 प्रोडक्ट का भी कॉम्बिनेशन आप इस तरह से करके दे सकते हैं जो आपको बेस्ट रिजल्ट जो है हार्ट हेल्थ के अंदर प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अगर हार्ट हेल्थ को हमें इंप्रूव करना है तो किसी भी पेशेंट को आपको थोड़ा उन्हें 30 मिनट एक्सरसाइज या वॉकिंग करने के लिए डेफिनेटली सजेस्ट करना है। अगर वो 2-4 किलोमीटर पैदल चल लें, भले ही धीरे धीरे भी चले, तो भी वो उनकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये भी उनको उनके डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। उसके बाद क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है उसकी बात करें तो किसी भी हार्ट पेशेंट को जो है फ्रूट्स, फाइबर इनटेक करना है, होल ग्रेन्स लेने हैं, मोटा अनाज खाना है। हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं जिसमें अखरोट, बादाम बहुत अच्छा काम करता है। अखरोट और बादाम हार्ट पेशेंट्स को, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को दिए जा सकते हैं, भिगो के देने होते हैं, रात भर भिगोने के लिए रखें, सुबह उनको खाने के लिए दें। उसके अलावा दाल, मछली, ये आपके वो प्रोटीन्स में आता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाएगा। जैसे मैंने बताया अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो आपको रेड मीट नहीं खाना है, रेड मीट की जगह पे आप फिश इनटेक कर सकते हैं। दूध, दही, मक्खन, पनीर ये अवॉइड करना होता है अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो, और साथ साथ में इनफ पानी आपको पीना होता है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह और अल्कोहल अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑयल में देख लें तो आपको जंक फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव सॉल्ट वाले प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, नमक हाई बीपी पेशेंट्स को कम खाना होता है, और पॉसिबल हो पाए तो आयोडीन नमक की जगह ब्लैक सॉल्ट या फिर जो सेंधा नमक होता है, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं, पिंक सॉल्ट आप कह लीजिए, उसको रॉक सॉल्ट कह लीजिए, उसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सोडियम कम होता है। तो हाई बीपी पेशेंट्स जो होते हैं उनको आयोडीन नमक यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका हाई बीपी हो उनको आप रॉक सॉल्ट रिकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह मैंने आपको बताई है, और बेकरी आइटम्स, बटर, ये सब चीजें अवॉइड करने की हैं। तो बेसिकली 360 हेल्दी हार्ट लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया 30 मिनट एक्सरसाइज या थोड़ा वॉकिंग करें, या जो मॉर्निंग हमारा 6 o'clock योगा सेशन होता है उसको अटेंड करें, एक बैलेंस डाइट लें, स्ट्रेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रेस अगर होती है तो क्या करना है कि आप अश्वगंधा एज ए सप्लीमेंट इनटेक कर सकते हैं।
ठीक है, या फिर एडिलिपो यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें 7 से 8 घंटे की आप नींद लें, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल इंटेक अवॉइड करें और वेट मैनेज करने की कोशिश करें। और कोशिश करें अपना बीपी मॉनिटरिंग और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो सके तो मंथली, नहीं तो बीपी तो हर महीने आप नापें ही, लेकिन लिपिड प्रोफाइल कम से कम हर क्वार्टर में एक बार तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। हार्ट हमारी शरीर का सीपीयू है, क्योंकि ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी, अगर हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट फंक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए हार्ट हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्मार्ट अगर इनटेक करेंगे, सप्लीमेंट प्रॉपर लेंगे, तो हेल्दी हार्ट रहेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा और परिवार के साथ एक सुखी जीवन आप जी पाएंगे। तो इस बात के साथ इस सेशन का आज हम कंक्लूड करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। Recording stopped. नितिन कुमार जी का कहना है कि सर वॉकिंग की जगह पे क्या बायोमैग्नेटिक मैट्रेस दे सकते हैं? नहीं नितिन जी, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस डेफिनेटली दिया जा सकता है, लेकिन वो वॉकिंग का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट जो आपका बायोजर्मेनियम मैट्रेस है उसका रिजल्ट अलग हो सकता है, उसका स्लीप पैटर्न कैसा है, उसको नींद आती है कि नहीं आती है, स्ट्रेस लेवल क्या रहता है, वो हमें नहीं पता है। तो अगर किसी का स्ट्रेस लेवल हाई हो, ठीक है, किसी को नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, उस केस में भी अगर वो वॉकिंग करेगा तो वो उसको फायदा देगा ही देगा। लेकिन बायोजर्मेनियम मैट्रेस डेफिनेटली आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, लेकिन हम अगर ये बोलें कि वॉकिंग करने की जगह पे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सो जाओ, वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हाँ L-arginine तब भी एक सोल्यूशन है कि ठीक है सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत टाइम नहीं मिलता है, तो भी दिन में अगर आपने एक बार L-arginine पी लिया तो वो आपकी नसों को खोल देता है। पर L-arginine अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी फॉर्मुलेशन रीडेवलप होगी, तो इसीलिए अभी L-arginine की हमने बात नहीं करी है। ठीक है, बट बायोजर्मेनियम मैट्रेस को कभी भी एज ए अल्टरनेटिव टू वॉकिंग मत किसी को पिच करिएगा, नहीं तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा अगर उसको कुछ हो गया तो ऐसा ना करें कभी, क्योंकि सेल तो निकल जाएगी लेकिन कुछ और गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? आपका बीपी पेशेंट को डेजॉय का कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? सर अभी हमने तो पूरी रामायण गा ली, आप पूछ रहे हैं। अभी हमने बताया बीपी अगर किसी का हाई है, देखो अभी मैंने बीपी की बात करी थी और फिर हमने वो चीज मिस कर देते हैं हम। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर है, तो गोल्डन एलिक्सर और सुपर फूड कैप्सूल आप बीपी वाले पेशेंट को दे सकते हैं, ये आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जिनका हाई रहता है उसमें हमें ये प्रोडक्ट देना है। L-arginine का प्रोडक्ट अभी जो है डेवलपमेंट में है और सैंपल डेवलपमेंट पे है, तो सैंपल डेवलपमेंट होते होते मुझे लगता है 15 दिन तो लगेंगे। कोशिश होगी अगर अप्रूवल वगैरह सब मिल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली मई फर्स्ट वीक तक प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन वगैरह तो रिडिफाइन कर ली है R&D टीम के साथ। अब सैंपल डेवलपमेंट के लिए हम दे रहे हैं उसको, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो सैंपल डेवलपमेंट के लिए जाएगा। तो सैंपल डेवलप होने में 15 दिन लगेंगे। उसके बाद अगर वो अप्रूव हो गया तो उसके बाद आपका वो जो प्रोडक्ट है वो मई महीने में आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा। और भी अच्छा फॉर्मुलेशन के साथ आ रहा है जो इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा। मतलब पहले सिर्फ L-arginine था, अब उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करे हैं जिससे उसका रिजल्ट और अच्छा आपको आएगा। और ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ठीक है, और कल वाला सेशन और आज वाला सेशन जो है वो मंडे तक यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही यूट्यूब चैनल पे सेशन अपलोड होगा आप लोगों के पास उसका यूट्यूब लिंक भी आ जाएगा। तो उसको आप अपने पेशेंट को कहीं देना चाहें, किसी को ट्रेनिंग अटेंड करवाना चाहें, अपनी टीम का कोई ट्रेनिंग सेशन लेना चाहें, तो यूट्यूब पर
ट्रेनिंग सेशंस आपको सारे रिकॉर्डेड मिलेंगे, उनको आप कभी भी अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बायोजर्मेनियम मैटर्स की अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए एक अलग से सेशन हम कंडक्ट कर लेंगे और फिर उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद किन्हीं का क्वेश्चन है, कभी कभी लेफ्ट हैंड फिंगर्स और लेफ्ट लेग में डिस्कम्फर्ट फील होता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो नाम आपने मेंशन नहीं करा, SM करके लिखा हुआ है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो आपको एक तो एडिलिपो यूज करना शुरू करना है, 2 टैबलेट सुबह शाम। दूसरा प्रोडक्ट अगर पॉसिबल हो पाए बजट में आपके तो गोल्डन एलिक्सर, नहीं तो सुपर फूड कैप्सूल और सिबकथ्रोन जूस, ये 3 प्रोडक्ट आप यूज कीजिए तो डेफिनेटली मुझे लगता है 1 से 2 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूं, एडिलिपो, सिबकथ्रोन जूस और सुपर फूड कैप्सूल। राजेश कुमार जी, एग्री की प्रोडक्ट ट्रेनिंग मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग? अच्छा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग मुझे ही लेनी पड़ेगी सर, तो प्लान करते हैं अप्रैल में एग्रीकल्चर की एक ट्रेनिंग लेते हैं आप लोगों के लिए। और कोशिश करूंगा कि मैं बेसिकली प्रोडक्ट बताने पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। अगर आप में से जो भी एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझे, अगर आपके डायमंड अपलाइन के पास नंबर है मेरा सबके पास, तो आप उनको बता दीजिए कौन से फसल के लिए चाहिए, मैं फसल की ट्रेनिंग लूंगा। जैसे अगर अप्रैल महीना ये जो सीजन आ रहा है इसमें गेहूं बोया जा रहा है, कहीं गन्ना बोया जा रहा है, तो मैं उन फसल के लिए ट्रेनिंग लेना चाहूंगा, ना कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग। क्योंकि जब हम किसी क्रॉप के लिए ट्रेनिंग लेंगे तो क्या है, आप फार्मर्स को भी बुला सकते हो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहता है और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आपके पास अवेलेबल भी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप आपके ये इस टाइम पे कहीं धान बोया जा रहा है, तो धान के ऊपर एक ट्रेनिंग कर सकते हैं कि धान की फसल में जब धान की बुआई होगी तो क्या लगाया जाएगा, धान की आपका जो पौधा है जब वो 15-20 दिन का हो जाएगा तब क्या लगाना है। तो मुझे लगता है वो ट्रेनिंग अच्छी रहती है एग्रीकल्चर की। तो अभी मेरे पास जो कॉल्स भी आती हैं एग्रीकल्चर के लिए सजेशन लेने के लिए, तो मैं वैसे ही रिकमेंड करना पसंद करता हूं, और ऐसे ही अगर ट्रेनिंग करी जाए तो वो याद भी रहता है। ठीक है, और अस्थमा पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अष्टप्राश के साथ क्या दे सकते हैं? सर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो अभी आपको बताया ना कि आपको सिबकथ्रोन जूस और एडिलिपो देना है। ठीक है, अस्थमा पेशेंट के लिए अस्थमा वाला प्रोडक्ट अलग चलेगा, उसमें आप उनको अष्टप्राश दे सकते हैं, तुलसी दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हाई ब्लड प्रेशर में आप उनको सुपर फूड कैप्सूल और पॉसिबल हो पाए तो गोल्डन एलिक्सर, अगर गोल्डन एलिक्सर पॉसिबल नहीं है तो सिबकथ्रोन जूस के साथ सुपर फूड कैप्सूल दे सकते हैं। नहीं, आज अभी हम सिर्फ जो है ना हार्ट के ही क्वेश्चन के आंसर लेंगे, बाकी जो है वो कोई जो जिस दिन नॉर्मल आपका सेशन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो वैसे क्वेरीज रहती हैं उसके लिए आप कस्टमर केयर टीम के थ्रू हमारे डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर प्राचिता से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक सेशन को स्पेसिफिक रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं, सेशन लंबा हो जाता है। तो टू द पॉइंट आज के सेशन को रखते हैं। होपफुली आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा और आप कुछ समझ पाए होंगे, और आगे भी कोशिश करेंगे कि सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो आपके लिए इसी तरह से अब